वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अक्षित, विशाल, आदित्य, सचिन, ज्योति, खुशबू, मोहिनी, एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, और पिछली क्लास में बिल्कुल दिवाली की छुट्टियां भाई बहुत सारी रही, सेलिब्रेशन किया आप लोगों ने, अच्छी ही गुजरी है भाई सचिन। और क्लास बिल्कुल लाइव हो चुकी है। राम राम भाई, सुबोध, सौरभ, एक बार कमेंट कर दें। सब कुछ क्लियर है सर। और हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, मुझे याद है, मनी सप्लाई का जिक्र हो रहा था सर। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में ये दे रहा था आपसे कि आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करता कि बहुत सारी करेंसी बनाकर गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अगर आरबीआई ऐसा करना शुरू कर दे कि गरीबों को पैसा बांटने लगे, तो आप कहेंगे कि हर इंसान पैसे वाला होगा। लेकिन पैसे वाला होगा, वो अमीर नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो किसी के पास हो सकता है, पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी। और इसलिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी सर, मनी सप्लाई में आपने बोला कि हमारे पास मनी में M1 होता है, M2 होता है, M3 और M4 होता है। ये बात मैंने आपको बताई। और साथ में M0 को भी बाद में ऐड किया गया, तो ये सब होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि जो M0 होता है सर, इसी को हम लोग कई बार रिजर्व मनी बोलते हैं, याद होगा आपको। जो M1 होता है इसको नैरो मनी कहते हैं, और जो M3 होता है इसको ब्रॉड मनी कहते हैं। और इसमें क्या क्या जुड़ता है, इनके फॉर्मूले भी बताए मैंने आपको। जैसे कि M0 निकालना हो तो इसके अंदर हम क्या क्या ऐड करेंगे, करेंसी ऐड करेंगे, बैंक्स डिपॉजिट करते हैं आरबीआई में वो ऐड करेंगे, बाकी अदर डिपॉजिट होंगे आरबीआई में वो ऐड करेंगे, तो M0 बनकर आएगा। फिर इसी तरह M1 2 3 4 आएगा। सारी बातें मैंने करी, बिल्कुल करवा देंगे रमन, आज करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आरबीआई करेंसी बहुत ज्यादा बना दे, आरबीआई मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा कर दे, तो क्या होगा? आप कहोगे सर कि अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, लोगों के पास पैसा बहुत हो जाए, तो उस पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। इस कारण से यह होगा कि देश में महंगाई बढ़ जाएगी। जो सामान 100 रुपए का है वो 150 का, 200 का हो जाएगा। जो 500 का है वो 600, 800, 1000 का हो जाएगा। तो ज्यादा पे करना होगा हमें। जैसे कि अगर आप देखो पाकिस्तान के अंदर क्या है सर, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर इंडिया के मुकाबले बहुत चीजें महंगी हैं। लेकिन आप सोचिए कि वहां महंगी है, क्या वहां अमीर हैं? क्या वहां के लोगों की सैलरी लाखों रुपए में होती है? आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर नहीं, लाखों रुपए में हो या करोड़ों में पहुंच जाए, लेकिन हमें देखना होगा कि पाकिस्तान में कोई जाकर 1 लाख रुपए कमाए फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई वहां इंडिया में रह के 50,000 रुपए कमाए, या कोई अमेरिका में जाके $1,000 कमाए। हम ये नहीं देख रहे कि वो 1,000 है या 5,000 है या 50,000 या 1 लाख है। विशाल, मेरी बात समझो, ठीक है? तो आपने ये कहा कि सर वैल्यू गिर जाएगी, इसीलिए हम ये देखेंगे कि इस 1,000 रुपए की वैल्यू बढ़ी है, $1,000 की वैल्यू बढ़ी, अगर आप कंपेयर करो इस 50,000 या इस 1 लाख के मुकाबले। ये देखना होगा ना हमें। अब मेरी बात को समझना, सवाल क्या क्या पूछेगा। सवाल ये पूछते हैं कि महंगाई ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। देखो ध्यान से समझना, महंगाई का मतलब क्या है, महंगाई के बढ़ने पे क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, जिसे हम नॉर्मली मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है भाई, मुद्रास्फीति, इसी को हम सामान्य शब्दों में महंगाई कहते हैं। महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं। पिंकी, आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा अभी। चलिए भाई, बात समझिएगा। तो पहली चीज मैंने आपसे क्या कही, देखो महंगाई का मतलब यह है, इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होगा, इन्फ्लेशन मींस क्या होता है, यानी मुद्रास्फीति का अर्थ, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये हुआ सर, जब हम ये कहते हैं कि जो प्राइस है वो बढ़ने लगे, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर जो है वो बढ़ जाए, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो। और याद रखना, जब जब कीमत स्तर बढ़ेगा, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि जब भी कीमत स्तर बढ़ता है मेरे भाई, तो कीमत स्तर के बढ़ने पर
परचेजिंग पावर जो है करेंसी की जो वैल्यू है, डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, और जो करेंसी की परचेजिंग पावर है डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होती है। इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर हमें दी जाए कि या तो प्राइस बढ़ रहा है या कह दिया जाए कि करेंसी की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है, इसका मतलब यह है कि महंगाई बढ़ रही है देश में। एग्जांपल समझो, मान लीजिए कि किसी के पास 500 रुपए है और एक सामान जो कि 100 रुपए का है। हम जानते हैं कि सर 100 रुपए के सामान की कीमत है और 500 रुपए में वो सामान के 5 प्रोडक्ट खरीद सकता है, वो 5 आइटम 5 प्रोडक्ट ले सकता है। अगर उसके पास 500 रुपए है लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर 125 रुपए हो जाए, तो अब देखेंगे कि सर अब 125 रुपए की कीमत के हिसाब से वो 4 ही प्रोडक्ट ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि जब जब प्राइस इंक्रीज करेगा, जब जब कीमत बढ़ेगी, तब तब हमारी मनी की जो वैल्यू, जिसे हम इंग्लिश में परचेजिंग पावर कहते हैं, क्रय शक्ति कहते हैं, वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। यही मतलब हुआ ना, इस सिचुएशन को महंगाई कहते हैं। अब सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि प्राइस का और परचेजिंग पावर का, प्राइस का और मनी वैल्यू का आपस में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप मुझे बताएं कमेंट करके। सर हम जानते हैं कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा, इस रिलेशन को क्या कहा जाएगा? बताइए भाई मुझे जल्दी से। तो अगर ये पूछता है तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में इनवर्स कहते हैं या नेगेटिव भी कह सकते हैं। इनवर्स कहते हैं या नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि जब दो चीजें अपोजिट होती हैं, एक बढ़े और दूसरी कम हो, या एक घटे या दूसरी बढ़े, तो आप कहोगे इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन होगा बिटवीन प्राइस एंड परचेजिंग पावर कह सकते हो या मनी वैल्यू कह सकते हो। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कीमत व क्रय शक्ति में, क्रय शक्ति में ऋणात्मक संबंध होता है, में ऋणात्मक संबंध। अच्छा, अब सवाल यह है मेरा कि सर हमारे देश में महंगाई बढ़ती है, महंगाई हर देश में बढ़ती है, लेकिन सवाल यह पूछा जाता है कि महंगाई का ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। अब आप मुझे सोच के बताना कि देश में मनी की सप्लाई को और महंगाई को कौन कंट्रोल करता होगा। आकाश भाई बिल्कुल लाइव है, तो मुझे पहले बताइए कि अगर सर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, इसको कंट्रोल करने वाला कौन होगा? इसे कौन कंट्रोल करता है भाई बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर आरबीआई कंट्रोल, आरबीआई का काम है सर कंट्रोल करना मनी सप्लाई को और इन्फ्लेशन यानी महंगाई को, क्योंकि हम जानते हैं मनी सप्लाई से महंगाई होती है, उसको घटाया जाए महंगाई घट जाए, उसको बढ़ाया जाए महंगाई बढ़ जाए। तो मुद्रास्फीति व महंगाई का नियंत्रण आरबीआई करता है। मुद्रा आपूर्ति, मनी की सप्लाई व मुद्रास्फीति यानी महंगाई का नियंत्रण आरबीआई करता है। अच्छा, कितना होना चाहिए? देखो, अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि सर महंगाई देश में होगी, इंडिया की बात करें तो आरबीआई काम करेगा इसके लिए, लेकिन मुझे सोच के बताना कि आरबीआई का काम महंगाई खत्म करना है या महंगाई कम करना है। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं आपसे। देखो, मैं इन्वॉल्व रखूंगा पूरी क्लास में आपको, आप मुझे बताओ आरबीआई क्या करता है, महंगाई को खत्म करना है या महंगाई को कम करना है? इन दोनों में से आप क्या कहोगे? क्योंकि जब स्टेटमेंट में सवाल होगा तो आपको याद होना चाहिए। देखो, कभी भी याद रखो, जब हम एडजस्टमेंट कहते हैं ना, तो महंगाई को बढ़ाना भी होता है घटाना भी होता है, इंक्रीज भी करना डिक्रीज भी करना, मतलब एडजस्ट करना है। इन्फ्लेशन से आरबीआई को प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है देखो देश में, क्योंकि देखो जब महंगाई बढ़ जाती है तो भी परेशानी है,
क्योंकि भाई मैं खरीदने वाला हूं, सर रेट ज्यादा देने पड़ेंगे, मुझे परेशानी होगी। लेकिन जब रेट बहुत कम हो जाते हैं तो भी परेशानी है, क्योंकि बिजनेस नहीं चलेगा, कारोबार नहीं चलेगा, फायदा नहीं होगा। दोनों चीजें होती है। खत्म करने का मतलब है जीरो करना नहीं मेरे भाई। देखो, आरबीआई कहता है कि महंगाई कितनी होनी चाहिए। देखो, आरबीआई के हिसाब से जो महंगाई है उसका एक बैंड दिया गया है। बैंड का मतलब एक लिस्ट बनी गई। आरबीआई कहता है कि महंगाई जो होनी चाहिए 4 ± 2% होनी चाहिए। कितनी महंगाई होनी चाहिए? कि एक साल की जो महंगाई है वो 4 ± 2% होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ सर कि मिनिमम 2% होनी चाहिए, न्यूनतम 2%। सर माइनस करेंगे तो मिनिमम पे पहुंचेंगे और जोड़ देंगे तो मैक्सिमम 6% पर पहुंचेंगे। कहने का सेंस है कि अगर साल भर में महंगाई 2 और 6 के बीच में हो, अगर 6 से ज्यादा है तो खराब है, 2 से कम है तो खराब है, 6 से ज्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा, 2 से कम है तो उसको ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कंट्रोल करना या एडजस्ट करना होगा सर। तो महंगाई को कंट्रोल या एडजस्ट करता है आरबीआई, नियंत्रित या समायोजित करता है आरबीआई। और इसको हम कितना करते हैं सर? 2 से लेकर 6 के बीच में। यानी इससे कम या इससे ज्यादा होगा तो परेशान करेगा। इसीलिए हम देश की महंगाई को मापते हैं कि इस साल हमारी महंगाई कितनी है। फिर हम देखते हैं कि वो ज्यादा है या कम है। अभी मेरी बात को समझना एक मिनट। तो आप कहोगे सर जब हम किसी देश की महंगाई को नापते हैं तो उसके हिसाब से उसको नाम देते हैं। ध्यान से सुनना, उसे कहते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, एक होता है जब कोई देश, अभी दुनिया में बहुत सारे देशों के एग्जांपल दूंगा मैं, एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। हम कहते हैं कि कोई देश जो है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में स्थिति में है। इसका क्या सेंस है? क्रीपिंग। एक होता है वॉकिंग। ठीक है, हिंदी इंग्लिश समझ में आएगी अभी। एक होता है रनिंग, एक होता है गैलोपिंग, और एक होता है हाइपर। देखो ध्यान समझो। देखो, जब हम ये कहते हैं ना कि कोई ऐसा देश है जहां महंगाई बढ़ रही है बहुत स्लो। आपको पता ब्रिटेन क्यों परेशान है इस समय? हिंदी में मेरी बताऊंगा, हिंदी में भी। तो ब्रिटेन इसलिए परेशान है सर क्योंकि वहां महंगाई नहीं बढ़ रही है देश में, और जहां महंगाई नहीं बढ़ती वहां तरक्की भी नहीं होती। तो महंगाई बढ़नी जरूरी है, लेकिन 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए। तो जहां बहुत कम महंगाई दर हो, भाई इसका नाम यही रहेगा क्रीपिंग, बहुत कम महंगाई की दर। जब इन्फ्लेशन रेट वेरी लो या स्लो इन्फ्लेशन हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? कि उसे क्रीपिंग शब्द कहते हैं। क्रीपिंग मतलब हिंदी में रेंगना होता है। क्रीपिंग वर्ड होता है जब हम कहते हैं कि सर बहुत कम है। अच्छा, जब सामान्य महंगाई दर है, जितनी होनी चाहिए नॉर्मल है, सामान्य महंगाई दर है, नॉर्मल इन्फ्लेशन है, जितना होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं वॉकिंग, मतलब चलना। जब थोड़ा ज्यादा है, अधिक है, ज्यादा है, हाई इन्फ्लेशन है, ज्यादा है, तब उसे कहते हैं रनिंग। जब थोड़ा और तेज है, बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, तब उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गैलोपिंग। और जब ये कहते हैं ना कि बहुत, इतना ज्यादा अनकंट्रोल है, अनियंत्रित हो जाए, इतनी महंगाई हो जाए कि कंट्रोल से बाहर चली जाए, अनियंत्रित हो जाए महंगाई दर, अनकंट्रोल पोजीशन में आ जाए, तब उसे कहते हैं कि वो क्या है? हाइपर है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी तो कोई देश है, आपको अंदाजा हो जाएगा, उस देश का नाम है सर वेनेजुएला। ध्यान से देखना, वेनेजुएला। वेनेजुएला देश है जिसकी राजधानी कैराकस आप लोगों ने सुनी है, साउथ अमेरिका में। सर इस देश में अपनी करेंसी चलती है और उसमें एक नोट छापा है उन्होंने भी पिछले 1-1.5 साल पहले 10 लाख बोलीवर का। अब जरा अंदाजा लगाइएगा, 10 लाख का एक नोट।
महंगाई उधार के वहां प्रोटेस्ट भी करते हैं, वो अलग केस में बताऊंगा मैं आपको अभी। तो अब ध्यान से समझना सर, 10 लाख बॉलीवर का एक नोट छापा है, एक नोट। और इस 10 लाख बॉलीवर की वैल्यू इंडिया में कितनी है सर? जब ये वहां पर 10 लाख का नोट लेकर जाते हैं तो उनको 500 ग्राम चावल के बराबर है। आधा किलो चावल ले सकते हैं बस वो इस पैसे में, यानी इंडिया के लगभग 30 से 35 रुपए की बात कर रहे हैं सर। इंडिया में 30-35 रुपए में आधा किलो चावल करीब आ जाते होंगे, और इसका मतलब वहां 10 लाख बॉलीवर में इतना होता है। ये रिसेंट की न्यूज बता रहा हूं आपको। अच्छा, तो इससे ये पता चल रहा ना कि यहां जो महंगाई है सर वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसको अनकंट्रोल कहा जाएगा। अच्छा, एक देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। अब आप कहोगे सर जिम्बाब्वे है, उस देश के बारे में बताना मुझे। सर यहां पर एक नोट छापा गया, उसकी वैल्यू देखो इतनी है मेरे दोस्त। दिवाली पर मैं आपको ये गिफ्ट दूं अगर, तो बताना कितने का गिफ्ट है सर ये ध्यान से देख लो भाई। ये सर एक नोट है यहां का, ये एक नोट है भाई, इसको जरा पढ़ के बताओ मुझे। तो ये एक नोट कितने का है? ये जिम्बाब्वे का है। इसको लिखा जाए और पढ़ा जाए तो पढ़ नहीं पाएंगे आधे लोग। तो ये कितने का है? तो ये है 100 ट्रिलियन का एक नोट है सर। 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन का एक नोट है ये, यानी 10 की पावर 9 है ये। 100 ट्रिलियन है ये, 10 की पावर 9। सॉरी। अब इसमें क्या मिलेगा सर? इसमें मिलेगा जी सर जी, बॉलीवर करेंसी का नाम है इस देश की, ये वेनेजुएला की करेंसी है। जिम्बाब्वे का 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट है ये। 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे के डॉलर का नोट है ये, ध्यान रखना। अब आप इसमें क्या करोगे सर? एक टाइम का नाश्ता। इसमें एक टाइम का नाश्ता मतलब कि आप 50-60 रुपए मान लीजिए, इतना होगा यार। इसमें एक 100 ट्रिलियन का नोट हुआ ये। अब सोचिए जरा कि सर ये एक नोट छापा गया और उसकी वैल्यू कितनी सी है? कभी इतनी गिनती ही नहीं की आपने, है ना भाई। तो इससे ये पता चला कि ऐसे देश कौन सी स्थिति में ये अनियंत्रित है, हाइपर सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। अच्छा, बहुत कम भी है किसी देश में, वो इसलिए भी परेशान है। इंडिया वाले अभी नॉर्मली देखा जाए तो इंडिया में कोई ज्यादा नहीं है सर, इंडिया कंट्रोल में है। इंडिया में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा इस समय नहीं है ओवरऑल अगर मैं बात करूं। और बहुत सारे देश, जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करूं मैं, तो वो कहां पर है? रनिंग में है सर, वहां महंगाई तेजी से बढ़ रही है। तो ये कोई एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन हाँ ये पूछ लेता है जब किसी देश की महंगाई दर बहुत ही कम हो तो जनरली उसे क्या कहते हैं? याद रहेगा, उसको क्रीपिंग कहते हैं सर। पहले बताइए भाई, बात समझ में आ गई आपको कि सर पैसा ज्यादा नहीं चाहिए, पैसे की वैल्यू ज्यादा चाहिए हमें। अब हमने ये देखा कि सर देश में महंगाई बढ़ेगी तो उसका क्या असर होगा। पहले मुझे बताना सोचकर कि बात समझ में आई यहां तक। चलिए पहले को डन करिए, जल्दी से डन करेंगे पहले को। फर्स्ट को डन करेंगे। सर प्लीज ट्रिलियन समझा दीजिए। देखो, जैसे लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर करोड़, 10 करोड़ हिंदी में होते हैं, ऐसे वहां पर ए मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है। बात समझ रहे हो ना भाई? 10 लाख 10 की पावर 12 है वो, माफ कीजिएगा, बिल्कुल। चलिए भाई, सर हु डिसाइड द करेंसी वैल्यू व्हाई ऑल कंट्रीज हैव नॉट इक्वल द करेंसी? वो भी आएगा मेरे भाई पे समझने में। तो आपने कहा सर ये 4 + -2 बहुत अच्छे से समझ में आया, कम और ज्यादा जो होगा उसको भी समझ लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं एक सवाल करता हूं आपसे, मुझे बताना सोचकर। यह सवाल आया था एग्जाम में कि महंगाई अच्छी है या बुरी है? इन्फ्लेशन गुड और बैड? ध्यान से सुनना, महंगाई गुड और बैड क्या है? महंगाई अच्छी या बुरी? महंगाई अच्छी है या बुरी है? मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि एक इंसान कंज्यूमर है, एक इंसान जो खरीदने वाला है, एक इंसान जो ग्राहक कहते हैं, जिसे उपभोक्ता कहते हैं, सोच के बताना, जो ग्राहक है उसके लिए महंगाई बढ़ना अच्छी होती है या बुरी बात होती है? जो प्रोड्यूसर है यानी विक्रेता है, उत्पादक है,
कोई इंसान विक्रेता है या उत्पादक है, बनाने वाला है, उसके लिए महंगाई कैसी होती है? उत्पादक है, महंगाई कैसी होती है? एक इंसान जो क्रेडिटर है, जो लेनदार है, उसके लिए कैसी है? एक इंसान जो डेटर है, जो देनदार है, उसके लिए कैसी है? एक इंसान जो बैंक में जमा करता है पैसे को, डिपॉजिट करता है या इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाता है, डिपॉजिट करता है या इन्वेस्टमेंट करता है, डिपॉजिटर है या इन्वेस्टर है। अब देखो, हर एक इंसान के लिए ना महंगाई का महत्व अलग अलग है, डिपॉजिटर है या इन्वेस्टर है। तो ओवरऑल हमारे देश के लिए क्या होगा वो हम समझेंगे, लेकिन हमें यह पता है कि सर जब कोई भी इंसान होगा, हर इंसान अपने बारे में अलग अलग तरीके से सोचता है। देखो ध्यान से, जो एक इंसान खरीदने वाला है सामान को, वो क्या चाहता है कि रेट ना बढ़े। मेरी बात समझना, वो चाहता है कि रेट इंक्रीज ना करे, रेट इंक्रीज ना करे। अभी बात करेंगे उसे बहुत। जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, वो क्या चाहता है कि इंक्रीज हो रेट, क्योंकि सर रेट बढ़ेंगे तो उसको फायदा बढ़ेगा। देखो, ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है, लेकिन विक्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है महंगाई का होना। लेकिन अब देखो, एक होता है लेनदार और एक होता है देनदार। इसको जरा ध्यान से समझना, इसको जरा ध्यान से समझना आयुष। मैं आपसे ये कहता हूं, आपके पास 1,000 रुपए है, आपके पास 1,000 रुपए है और आपने वो 1,000 रुपए किसी को दे दिए 5% के ब्याज पर। उसने कहा कि आपको 1 साल में 5% का ब्याज जोड़कर यानी 1,050 देगा। ध्यान से सुनना, तो 1,000 आपने दिए किसी को, तो देने वाले को कहते हैं लेनदार। 1,000 जिसने दिए वो लेनदार है, और जिसने उधार लिया था वो 1,000 रुपए, वो देनदार। बात समझना भाई, अगर आप किसी को पैसा दोगे तो आप लेनदार, वो हो गया देनदार, ऐसा है ना। अब मुझे बताओ कि कितनी फायदा हुआ, एक को कितना फायदा हुआ, एक की कमाई कितनी है, एक का लाभ कितना है? सोच के जवाब देना, एक की कमाई कितनी है बताओ। कोई स्टूडेंट बताए मुझे, एक की कमाई कितनी है सर? एक कितना कमा रहा है इसमें? अगर एक किसी बी इंसान को 1,000 रुपए दे 5% के ब्याज पर, तो एक को कितना फायदा होगा उससे? आप कहोगे सर इसने इसको 1,000 दिया, वो बदले में उसको 1 साल बाद 1,050 देगा, यानी 50 रुपए की कमाई हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। उल्टा नहीं हुआ भाई, लेनदार जो लेगा, फ्यूचर में लेगा, वो लेनदार होता है। जिसको देना है फ्यूचर में, वो देनदार होता है 50 रुपए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनो, सर नहीं हुआ ये 50 का फायदा। क्यों? देखो, उसने 1,000 रुपए किसी को 1,000 दिए। अब ध्यान से देखना, सर मान लो 1,000 रुपए किसी को दिए, 1,000 रुपए में कोई सामान आता था, और अब 1 साल में बढ़ गई 6% महंगाई। 1 साल में कितनी बढ़ गई? 6% महंगाई। जो सामान 1,000 का आता था, वो 6% महंगाई बढ़ जाए अगर, तो कितने का आएगा? 1,060 का। मेरी बात ध्यान से देखना। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल सही लिखा है। जो अभी उधार देता है वो बाद में लेगा, वो क्रेडिटर है, और ये डेटर है। भाई सही लिखा, उसमें परेशान मत होइएगा, मैं आपको हिंदी लिखवा दूंगा परेशानी में हो तो। अब मुझे एक बात बताना, सर जो प्रेजेंट में देता है वो नहीं होता है, वो ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि अभी कौन दे रहा है, ये होता है कि किसके ऊपर कर्ज हो गया, किसको रिसीव होगा, ऐसे डिसाइड होता है। तो ध्यान से देखो, अब 6% यानी जो सामान 1,000 रुपए का था 1 साल पहले, अब इसके पास है 1,050, सामान 1,060 का। सर पैसे बढ़ गए या घट गए? तो मेरे भाई ए का 10 रुपए का नुकसान हो गया सर। ध्यान से देखो, अगर ए रुपए का 10 रुपए का नुकसान है। क्यों? क्योंकि सर अगर मान लीजिए कि उसे 50 बढ़कर मिल गए 5%, लेकिन 6% महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई के बढ़ने से उसके रेट भी तो गिर गए, वैल्यू भी तो गिर गई। अब उसके पास है 1,050, सामान हो गया 1,060 का। सर ये तो 10 रुपए नुकसान हो गया इससे। इसीलिए ये कहते हैं कि जो पैसा बैंक में हम लोग रखते हैं ना, बैंक में पैसा रखते हैं, अमूमन आप देखो बैंक में कितना ब्याज मिलता है, सोच के बताना। आज अपने परिवार को सिखाना ये बात है, अपने माता पिता को, भाई को, बड़े भाई को, किसी को सिखाना
कि भाई देखो हम बैंक में जो पैसा रख रहे हैं ना वो नुकसान करता है हमारा, हमें ब्याज मिल रहा है फिर क्यों नुकसान हो रहा है। आप कहोगे, आप उसे कहना देखो हमें ब्याज कितना मिल रहा है बैंक में, 3, 3.5, 4%। एक एग्जांपल, अब मिल रहा है 4%, महंगाई कितनी बढ़ रही है देश में, 6%, 7%, 8%। मिल रहा है 4%, महंगाई बढ़ रही है 6%, इसका मतलब हमें हर साल का 2% का घाटा हो रहा है बैंक में पैसा रखने से। फिर वो आपसे पूछेगा ये बात आपको बताई, अच्छा किसने बताई, कैसे बताई, तो आप कहोगे सर इसका यही मतलब है हमारे पास, क्योंकि यहां पे हमें नुकसान हो रहा है जनरली तौर पर। अब बताओ तो किसके लिए बुरी हुई महंगाई बढ़ना, महंगाई बढ़ना किसके लिए बुरा हुआ, जब कोई इंसान पैसा देगा तो उसके लिए बुरा होगा, और जो लेगा उसके लिए, फिर उसका मतलब उसका उल्टा कर दो तो वो अच्छा होगा। जो बैंक में पैसा रखेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा कहीं, तो उसके लिए कैसा होगा, बुरा होगा। तो जब ये सवाल पूछे तो 10 रुपए का लॉस हो गया मतलब 1% का लॉस हो गया, 10 रुपए मतलब 1% का लॉस हो गया सर। तो हम हमेशा ये देखते हैं, हमें बैंक पैसा दे रहा है सर, आप अपने पैसे किधर रखते हो, बैंक में। मैं आपको बताता हूं, आप कहोगे सर तो फिर अब घर वाले पूछेंगे बैंक में नहीं रखे तो कहां रखे। देखो ध्यान से, अब अगर मान लो घर में रखे आपने, बस ध्यान से सुनना, अगर आपने घर में रखे तो क्या होगा सर, घर में रखेंगे तो 0 ब्याज मिलेगा, लेकिन महंगाई तब भी 6% बढ़ेगी, महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी, वो तो नहीं है। तो सर 6% महंगाई बढ़ेगी, मिलेगा ब्याज, तो 6 का नुकसान होगा। अब मुझे बताओ, घर में रखा तो 6% का नुकसान है, बैंक में रखा तो 2% का नुकसान है, क्या करना चाहिए। तो आप कहोगे सर अगर मैंने घर में रखा तो 6% का नुकसान, बैंक में रखा तो 2% का नुकसान। इसीलिए देखो ये होता है कि घर में नहीं रखना है, बल्कि एक व्यक्ति जो समझदार होता है, जो इन्वेस्टमेंट जानता है, वो क्या करता है, थोड़ा पैसा घर में रखता है, थोड़ा पैसा बैंक में रखता है, और थोड़ा पैसा उसके बाद वो शेयर बाजार में लगाता है। ये नुकसान समझ नहीं आया कोमल, आ जाएगा आपको, 1 सेकंड दीजिए मुझे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे बताना सोचकर कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, आपने ये किसी को दिए जिसने आपको 5% ब्याज दिया, यानी 100 रुपए के 1 साल बाद 105 हो गए। मैं ये कहता हूं ये 100 रुपए की चीज जो थी, इसके रेट बढ़ गए और यहां 8% महंगाई बढ़ गई। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, बताना मुझे कि सर इसको रेट ब्याज मिल गया 5 का, लेकिन जो 100 रुपए सामान था वो 108 का हो गया। यही तो मैंने कहा ना। तो अब क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर रेट मुझे ज्यादा मिल गए, पैसे ज्यादा मिल गए, लेकिन उससे ज्यादा महंगाई बढ़ गई। तो अभी मैं इससे अगर कंपेयर करके देखूं तो मुझे पता चला मेरे पास 3 रुपए अभी भी कम है, यानी कि 3% अभी भी कम है। ये इन दोनों की तुलना से मुझे पता चलेगी। इसलिए मैंने कहा क्या घर में रखें तो ज्यादा नुकसान नहीं, क्या बैंक में रखें तो सर ज्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए। क्या निवेश करें तो जी हां बिल्कुल निवेश कर दो। कहां कर दो, ऐसी जगह कर दो जहां सर 8 अगर महंगाई बढ़ रही है 8%, तो 8 से ज्यादा फायदा हो। अगर मैं कहूं 8 महंगाई और मुझे 12 ब्याज मिले, मैं कहूं 15 ब्याज मिले, तो कहोगे ना हाँ सर कोई बात नहीं, अगर 12 ब्याज मिलेगा 8 महंगाई जाएगी तब भी 4 तो बचेगा, 15 मिलेगा 8 महंगाई में जाएगा तब भी 7 तो बचेगा। यानी ऐसी जगह करो जहां महंगाई से ज्यादा पैसा मिले, महंगाई से कम ब्याज मिला तो फिर घाटा हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो अब घर में रखें या नहीं रखें बताओ। फिर आप कहोगे सर आपने कल एक बात सिखाई थी मजेदार, कि सारा पैसा निवेश कर दिया, सारा प्रॉपर्टी में लगा दिया, सारा निवेश कर दिया तो दिक्कत है ना, अगर जरूरत पड़ी तो कहां से लाएंगे। घर वाले यही तो सिखाते हैं ना कि सर एक काम करो, देखो घर में रखने से नुकसान होता है लेकिन थोड़ा घर में रखो। क्यों, क्योंकि जरूरत पर काम आता है। थोड़ा बैंक में रखो, घर पे सारा नहीं रख सकते तो थोड़ा बैंक में रखो, और बचा हुआ बाकी सारा पैसा निवेश कर दो। इस तरीके से ये होगा, लिक्विडिटी वगैरह बनकर चलेगी। लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए। बताया था ना मैंने आपको, हर चीज पैसे को इन्वेस्ट कर दो अगर, तो फिर वहां दिक्कत आती है कि पैसा जरूरत पे काम नहीं आता। ठीक है भाई सर्वेश, बात को समझो भाई, एक एक का नाम लेके नहीं सिखा सकता मैं भाई। मैंने आपको यही बात अभी कोमल को बताई, यही बात उससे पहले किसी और को बताई, यही बात पूरी क्लास को बताई, और फिर आपको बता रहा हूं भाई। मैंने ये कहा आपको जितना पैसा है आपके पास, अब मान लीजिए आप उसको रखते हो किसी भी ब्याज पर, कितने भी % ब्याज पर रखो, लेकिन 1 साल में महंगाई तो बढ़ेगी ना भाई, महंगाई तो रुकेगी नहीं, चाहे घर में रखो चाहे बैंक में रखो। इसीलिए कहते हैं बिजनेस बेस्ट होता है। तो आप कहोगे सर मान लो मुझे 5 या 4% ब्याज मिला, मेरे पास 104 रुपए हो गए, लेकिन महंगाई बढ़ गई 6%, तो वही चीज 106 की हो गई।
मेरे पास 100 रुपए ये मार्कर ले सकता था, एक साल बाद जाऊं 104 लेकर मार्कर नहीं खरीद सकता, तो घाटा हो गया ना मुझे। चलो भाई, ज्यादा आगे भी चलना जरूरी है, वरना इसी पेज पर फंसे रह जाएंगे। अब देखो, तो जब भी सवाल ये पूछेगा कि महंगाई किसी के लिए अच्छी है या किसी के लिए बुरी, तो याद रखना कि जो इन्वेस्ट करेगा उसके लिए अच्छी और जो नहीं करेगा उसके लिए बुरी हो जाएगी। चलिए एक बार इसे डन करिए जल्दी से। चलिए, आवाज आ रही है ना मेरी? बहुत बढ़िया। तो किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा होने वाला। आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ देखते हैं। डन है यहां तक? अच्छा, यहां तक सभी ने डन कर दिया है कि महंगाई को नाम देंगे किसी आधार पर, और ये अच्छी है या बुरी ये पता चलेगा। अब देखो जो महंगाई है हमारे पास, इसमें एक और चीज याद रखना कि सर बेसिक तौर पर हम कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं फिलिप्स कर्व। वैसे कर्व हम अलग से भी पढ़ते हैं, तो कर्व हम वहां पढ़ लेंगे, फिलिप्स कर्व हो या कोई सा भी कर्व। एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं डिफ्लेशन। ध्यान से समझना, डिफ्लेशन। एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन। अच्छा, एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं रिफ्लेशन। इसके बाद एक वर्ड आता है, उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। और एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। पहले मेरी बात समझो। देखो, अब मैं एक चीज कहूं आपसे, मुझे सोच के जवाब देना कि सर हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझो। तो मुझे ये बताना कि सर पार्ले जी जो है वो पहले 5 रुपए का आता था, और पार्ले जी का बिस्किट अभी भी 5 रुपए का आता है। ध्यान से देखना भाई, पार्ले जी का जो बिस्किट है वो कितने रुपए का है सर? 5 रुपए का है, पहले भी 5 का था। अच्छा, इन्वेस्टर के आगे तो बैड लिखा है, महंगाई बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है हेमराज, बैड का मतलब यह कि महंगाई उसके लाभ को कम करती है। देवित बिल्कुल बात समझना। सर इन्वेस्टर हो या डिपॉजिटर हो, देखो बैंक में पैसा रखेगा या निवेश करेगा। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लो उसे 15% मिला और 6% महंगाई बढ़ी, तो अभी मुझे बताओ उसका प्रॉफिट तो घटा ना, उसका प्रॉफिट 15 से 6 पर कम हो गया। सर 15 मिलना था लेकिन 9 मिला। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो सर नुकसान हुआ ना 6 का, तो नुकसान हुआ ना, और नुकसान कितना हुआ? 6 का नुकसान। मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉफिट कम हो गया ना, इसका मतलब है ना, तो प्रॉफिट कम हो गया, इसका सेंस ये हुआ। तो निवेशक हो या बैंक में जमा करने वाला हो या किसी को देने वाला, सर ये सबको नुकसान होता है, लाभ कम हो जाता है या नुकसान में चला जाता है, इसका ये सेंस निकल रहेगा भाई। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूं, ध्यान से देखना। सर पार्ले जी 5 का था, कोई मान लीजिए चिप्स का पैकेट है वो 5 रुपए का आता है। अब आप कहेंगे कि सर इनमें रेट नहीं बढ़ते, इसकी इन्फ्लेशन नहीं है, इसमें महंगाई नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, देखो पहले क्या था, मान लो एक एग्जांपल, पहले कोई चीज 10 रुपए की आती है, कोई 10 रुपए का पैकेट आता था सर, और उसमें 100 ग्राम आता था। पहले कितना आता था? 100 ग्राम आता था। बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल कुलदीप, आगे आएगा वो। अब देखो, अब जो है सर उन्होंने क्या करा, रुपए तो 10 ही हैं, लेकिन 100 ग्राम की जगह वो कितना देने लगे? 67 ग्राम देने लगे। बोलो ऐसा होता है या नहीं? बोलो ऐसा होगा या नहीं? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर ये 100 ग्राम पहले आता था 10 रुपए का, अब 67 ग्राम आता है 10 रुपए का, यानी अब मुझे 100 ग्राम करूं अगर, अब मैं 100 ग्राम अगर लूं, तो अब मुझे 100 ग्राम लेने के इस हिसाब से तो 15 रुपए देने पड़ेंगे। बोलो हाँ भाई, कंपनी ने सीधा सीधा रेट नहीं बढ़ाया, ऐसा होता है ना, सीधा रेट नहीं बढ़ाया, 5 का 10 नहीं करा उन्होंने,
5 का 7 नहीं करा, बल्कि क्या कर दिया, उसके बिस्किट कम कर दिए, वेट कम कर दिया, क्वालिटी गिरा दी, इस तरीके से कम कर दी क्वांटिटी। तो आपने ये कहा कि सर अगर इस हिसाब से देखें तो जो 100 ग्राम 10 रुपए का था, वो 100 ग्राम निकालने के लिए 15 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब मेरी 50% महंगाई बढ़ गई। लेकिन नजर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि ना रेट नहीं बदले, उन्होंने क्वांटिटी गिरा दी। तो जब हम ये कहते हैं ना, पैकेट वाली चीजों में यही होता है सर, क्योंकि महंगे करेंगे तो लोग लेंगे नहीं, बल्कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मटेरियल गिरा देते हैं, कम कर देते हैं, साइज छोटा कर देते हैं और एक समय के बाद बंद कर देते हैं, तब होता है ऐसा। ऐसा ही हो रहा है ना। तो इसको पूछे क्या कहा जाएगा, याद रखना, जब कीमत समान रहे परंतु वस्तु की मात्रा, उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा में कमी की जाए, तो इस स्थिति को क्या कहोगे? बस ये याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। वो सिचुएशन क्या होती है सर? तो उस सिचुएशन को बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। हिंदी में और इंग्लिश में यही बोला जाएगा, व्हेन प्राइस आर कांस्टेंट, वो नहीं बदल रहे, बट क्वांटिटी डिक्रीज, लेकिन क्वांटिटी को कम कर दिया है, तब सर इसी नाम को हम बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। तो याद रहेगा, इक्वालिटी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको बहुत अच्छी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना सर, महंगाई दो चीजें होती है, ध्यान से देखना। अब मैं एक बात कहता हूं आपसे, समझना, 100 रुपए का कोई सामान है और वो 105 का हो गया। 100 रुपए का कोई सामान है, वो 105 का होकर अब 102 का हो गया। 100 रुपए का कोई सामान है, वो अब 95 रुपए का हो गया। 100 रुपए का कोई सामान है, वो 95 रुपए का हो गया था, अब 98 रुपए का हो गया। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। नाम नहीं है अक्षित, उसके मीनिंग है हिंदी इंग्लिश में, नाम वही है उसके अंदर। मेरी बात समझो। अब देखो भाई ध्यान से, अगर मैं कहूं कोई चीज 100 रुपए की थी और वो 105 की हो गई, सर इसका मतलब है इन्फ्लेशन आ गया। ध्यान से समझना, 100 रुपए की चीज 105 की हो गई तो इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, मैं कहता हूं 100 रुपए की चीज 105 की हो गई थी सर, महंगाई चल रही थी, पहले 5% महंगाई थी, लेकिन अब महंगाई पहले से कम होकर 2% हो गई। पहले 5% हो गई थी, लेकिन अब 2 पर आ गई है। तो जब महंगाई कम होती है तो महंगाई कम होने को बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। समझना बात सर, डिसइंफ्लेशन होता है महंगाई या मुद्रास्फीति, महंगाई दर में कमी। जो हमारी महंगाई है जब वो कम होती है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, आपको ध्यान देना, रिड्यूस या डिक्रीज इन्फ्लेशन। तो महंगाई है लेकिन पहले से कम हो गई। पहले महंगाई 5% थी, अब वो घटकर 2% हो गई। तो अब महंगाई जब कम होती है सर, उसे बोलते हैं डिसइंफ्लेशन होना, महंगाई कम हो जाना। अब एक आता है कि सर महंगाई 100 रुपए थी कीमत, अब 95 रुपए रह गई, मतलब कीमत गिर गई, महंगाई माइनस का 5% है। इसका मतलब 100 रुपए की चीज 95 रुपए की हो गई, इसको बोलते हैं महंगाई कम होना, मतलब महंगाई माइनस में होना। तो जब महंगाई माइनस में हो, जब महंगाई माइनस में हो, और ये कब होता है? जब रेट गिरते हैं। एक होता है बढ़कर कम होना, एक होता है जितना है उससे कम होना। ध्यान से समझना, मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूं आपको। ऋणात्मक मुद्रास्फीति दर, जब महंगाई दर माइनस में हो, और महंगाई की दर माइनस में होगी, मुद्रास्फीति की दर माइनस में होगी। इसका यह मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ प्राइस घट रहा है, डिक्रीज इन प्राइस लेवल, कीमत कम होने लगी। ध्यान से देखना, प्राइस लेवल, कीमत में कमी। तो जब कीमत में कमी होगी, महंगाई माइनस में होगी, उसको नेगेटिव बोलेंगे, डिसइंफेक्शन नहीं
सर परसेंट इंक्रीज होता है, डिसइंफेक्शन नहीं, डिसइंफ्लेशन में अन्वेष परसेंटेज गिरता है लेकिन पॉजिटिव होता है, इसमें परसेंटेज माइनस में चला गया। लेकिन सर अब यहां पहले महंगाई माइनस में 5% हो गई थी, फिर धीरे धीरे कोशिश करी, अब महंगाई माइनस की 2% रह गई। जब महंगाई को दोबारा से घटाया जाए, यानी महंगाई को बढ़ाया जाए, महंगाई को बढ़ाने की कोशिश की जाए, डिफ्लेशन को खत्म किया जाए, क्योंकि डिफ्लेशन होगा तो अच्छी बात नहीं है ना, रेट गिरेगा। अगर मैंने बताया आपको महंगाई होनी चाहिए सर, माइनस में नहीं होनी चाहिए, उसको प्लस करो, 2% के ऊपर लाओ, तो इसका मतलब 2, यानी हिंदी में कहें तो मुद्रा अविस्फीति को समाप्त करना, मुद्रा अविस्फीति को समाप्त करना, यानी टू कर्ब डिफ्लेशन, डिफ्लेशन को खत्म करना, उसके लिए कुछ काम करना, डिफ्लेशन को खत्म करने के लिए काम करना, टू कर्ब डिफ्लेशन। ध्यान से देख लो भाई। तो अब मैं आपसे क्या कहता हूं, एक मेरी चार्ट समझना, टेक्निकल है लेकिन मजेदार भी है। देखो मान लो ऐसे, अब बताओ इसमें क्या कहोगे। अब आप कहोगे सर देखो ध्यान से, देखो जब रेट बढ़ते हैं इसको इन्फ्लेशन कहोगे, 105 से 107 जाएगा तो इन्फ्लेशन हुआ, फिर डिसइन्फ्लेशन नहीं हुआ। जब ये वापस से कम होने लगता है तो उसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं सर। जब कम होके माइनस से नीचे आ जाता है इन्फ्लेशन, जब ये माइनस यहां 0 है ना भाई, इसके नीचे आ जाता है सर, माइनस में आ जाता है तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। अब डिफ्लेशन अच्छा नहीं होता, तो इस डिफ्लेशन को खत्म करना हो तो उसको रिफ्लेशन कहते हैं, और बाद में फिर प्लस हो जाए तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सर अगर ज्यादा है तो कम करो, कम है तो ज्यादा करो, लेकिन क्या करो, इसके बीच में लेकर आओ, यहां लेकर आना है ना, यही कहने का सेंस था मेरा। तो इसके बीच में लाने के लिए बढ़े हुए को घटाना पड़ता है, घटे हुए को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए सवाल पूछेगा मेरे भाई, बहुत गहराई से समझना बात। मैं फिर कह रहा हूं कि पढ़कर भी क्वालिफाई नहीं करा तो बेकार है ना। यहां मजे लेने थोड़ी आए हम लोग कि सर मजा नहीं आ रहा है, सर समझ कम आ रहा है। अरे इतनी आसान होता समझना तो सारे सरकारी ऑफिसर बन गए होते भाई, इतना ही आसान है ना। करोड़ों लोग हैं अब तो, हजारों की बात नहीं, लाखों की बात नहीं, करोड़ों की बात है। अब उस करोड़ों में से ढूंढना है, अपने आप को अलग से बनाना है। तो आपने कहा सर महंगाई की दर प्लस है, माइनस है, और मैं आपको 1 मिनट ले रहा हूं, बस सिखाऊंगा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, इसके आगे की बात भी करूंगा। लेकिन आप मेरे 2-3 सवालों के जवाब देंगे, आप मेरे पहले 2-3 सवालों के जवाब देंगे, जिससे आपको थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी लगेगी, समझ में आएगी बात। अब देखो भाई, जैसे जैसे ये सवाल है, देखो अपस्फीति या अविस्फीति यानी डिफ्लेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ये मेरा सवाल नहीं, किसी और का सवाल है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन का ध्यान से देखो, मनीष, अन्वेष, राजू, दिवित, एवरीवन, मैं तो फिर कह रहा हूं पढ़ना तो पढ़ेगा, बिना पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है भाई। सवाल को एक एक स्टेटमेंट को देखो, क्या लगता है जवाब आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखो देखो 2 चीजें हैं, यहां लिखा है वस्तु और सेवाओं के मूल्य में गिरावट, और यहां लिखा है मुद्रास्फीति की दर में गिरावट। ध्यान से देखना सर, इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये लिखा है कीमत में कमी,
और ये लिखा महंगाई में कमी। जब कीमत में कमी होगी तो मैंने बताया उसको कहते हैं डिफ्लेशन। कीमत में कमी होगी वो डिफ्लेशन है। जब महंगाई की दर में कमी होगी तो वो डिसइंफ्लेशन है। दोनों स्टेटमेंट देख लो, ये दो सवाल हैं अलग अलग। अगर डिसइंफ्लेशन पूछेगा तो डी ऑप्शन होगा, अगर डिफ्लेशन पूछेगा तो सी ऑप्शन होगा। देख लो ध्यान से, सवाल में क्या पूछा? डिफ्लेशन। भाई 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी लगाओगे, डी नहीं। यह है डिसइंफ्लेशन, महंगाई कम होना। फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की दर में कमी होना, इसका मतलब है फॉल इन द प्राइस, कीमत में कमी होना। सबने देखा सी और डी में क्या हुआ सर? अच्छा, एक आपने सुना होगा कि रुपया कमजोर होता है, जब जब महंगाई बढ़ती है रुपये की वैल्यू गिरती है। सर जो रुपया गिरता है, रुपया की वैल्यू गिरती है, ये पूछा भी था सर कैसे गिरती है, बाद में बताऊंगा। सर जब रुपए की वैल्यू गिरती है ना, कभी याद रखना, अभी नहीं समझ में आएगा लेकिन आगे, उसे कहते हैं डीवैल्यूएशन। रुपए की वैल्यू गिरने को बोलते हैं डीवैल्यूएशन। जैसे अभी हमारा डॉलर कितने का था सर? $1 70 का था, 75 का हो गया, 80 का हो गया, ये क्या हो रहा है? ये डीवैल्यूएशन हो रहा है। तो 3 शब्दों का मतलब समझ में आया एक सवाल से। अच्छा एक और देखो, आर्थिक विकास कैसे बढ़ेगा? सवाल है आर्थिक विकास किससे युग्मित है? किससे युग्मित है? किससे जुड़ा हुआ है? युग कहते हैं ना, जुड़ा होना। किससे बढ़ेगा बताओ? देश की तरक्की किससे बढ़ेगी? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, देश की तरक्की किससे बढ़ेगी? बताइए भाई। तो ध्यान रखो सर, अगर डिफ्लेशन हुआ तो नहीं बढ़ेगी, बहुत ज्यादा हुआ हाइपर, अभी बताया ना हाइपर होता है सर बहुत खराब, तो इस हिसाब से इन्फ्लेशन से बढ़ेगी। हाँ ये जरूरी है इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, पर ऑप्शन कह रहा है इन्फ्लेशन से बढ़ेगी। इन्फ्लेशन के साथ देश की तरक्की बढ़ेगी। सवाल को देखो, सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। अभी मैं बताऊंगा पीयूष, सब आएगा, वो टाइम लगता है। देखो एक चीज एक दिन नहीं हो सकती, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब कुछ बताऊंगा। डॉलर कैसे डिसाइड होता है, पाउंड यूरो कैसे डिसाइड होते हैं। और एक इंसान एक ही बार कमेंट करे, भाई आप ही के कमेंट आ रहे हैं। अभी स्टैगफ्लेशन पे आऊंगा मैं, पहले इस सवाल का जवाब दो। सर कौन सी चीज जो है वो महंगाई बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना है राजू? अभी आएगा, बताओ। इसमें क्या चुनना है? देखो, जब हम बिना सोचे समझे नोट छापेंगे, जब हम बिना सोचे समझे नोट छापेंगे, तो नोट छापने से या उधार लेने से, देखो जनता से उधार लेना महंगाई बढ़ेगी, बैंकों से उधार लेना इससे भी महंगाई बढ़ेगी, और नए धन को बनाना इससे भी महंगाई। लेकिन इन तीनों से महंगाई बढ़ेगी, पर सबसे ज्यादा किससे बढ़ेगी? सर इससे बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है जब महंगाई छाप बनेगी, सबसे ज्यादा संभावना है कि नोट छापने की वजह से महंगाई बढ़े। सौरभ, सबसे ज्यादा क्या है? नोट छापने की वजह से महंगाई बढ़ेगी। उधार लेगा ही आरबीआई, नोट छपवाएगा, सरकार नोट छपवा कर लेगी, पर उम्मीद सबसे ज्यादा किसकी है पॉसिबिलिटी ऑप्शन में? तो वो डी ऑप्शन की होगी। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बहुत आराम से प्यार से देखो, सोचो समझो, कुछ तो मिलेगा सर।
क्या लगाओगे? देखो, दिवित ने सही लगाया, पीयूष ने सही लगाया। सर ये वो सवाल जो छोड़कर आ रहे हैं बच्चे। देखो, कीमत में वृद्धि, सर कीमत में वृद्धि हो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ये इन्फ्लेशन है सर। कीमत में गिरावट, ये डिफ्लेशन है ना भाई, ये गिरावट डिफ्लेशन है। मुद्रास्फीति दर में कमी, महंगाई में कमी, ये डिसइंफ्लेशन है। बोलो हाँ। भाई मेरा मकसद आपको यह बताना नहीं है कि सिर्फ इसका आंसर निकालो। आपको यह पता है सर, अगर इन्फ्लेशन पूछेगा तो ए होगा, डिफ्लेशन पूछेगा तो बी होगा, डिसइंफ्लेशन पूछेगा तो डी होगा। और जब आपने कहा कि रिवर्सल ऑफ डिफ्लेशन, यानी डिफ्लेशन का रिवर्सल करना, कर्व करना, खत्म करना, डिफ्लेशन खत्म करा जाए, सरकार कुछ करे तो डिफ्लेशन खत्म करना, यह रिफ्लेशन है। भाई डिफ्लेशन को ही तो खत्म करते ना रिफ्लेशन में। मुझे पूरी ईमानदारी से सोच के बताना कि सर इस एक सवाल को कराने से आपने चारों बातों का जवाब दे दिया। इन्फ्लेशन की परिभाषा, डिफ्लेशन की परिभाषा, डिसइंफ्लेशन और फिर रिफ्लेशन की परिभाषा। बोलो हाँ। अभी तक जो बताया समझ में आ रहा है ना? श्रिंकफ्लेशन में क्या है, रेट नहीं बढ़ रहे सर, क्वांटिटी गिर रही होती है। ये ग्राफ फिर से दिखा दीजिए। मैं बिल्कुल दिखाता हूं भाई। तो आपने कहा सर ये वाला सवाल भी समझ में आ गया है। ओके, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, वापस। ठीक, समझ आ गया दिवित, बहुत बढ़िया। एक आखिरी लाइन और, एक आखिरी लाइन और। सर ये स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन कहते हैं जब मुद्रास्फीति व बेरोजगारी में वृद्धि हो, महंगाई बढ़े, बेरोजगारी बढ़े और देश की स्थिति कमजोर हो। और देश की तरक्की धीमी हो। ध्यान से समझना, यानी सिंपल सी बात है, जब महंगाई बढ़े और बेरोजगारी बढ़े सर, उसको देखकर हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन है। व्हेन हाई इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्लो ग्रोथ। तो जब महंगाई भी बढ़े और साथ में बेरोजगारी भी बढ़े, तब उस स्थिति को यह नाम देते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा समझो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, परेशान मत हो बस। मैं फिर कह रहा हूं, आप इसको नोट कर लो आराम से, जल्दी से नोट कर लो इसे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कल पढ़कर आइएगा इसे, कल इसे पढ़कर आइएगा और फिर हम अगले लेक्चर में इस टॉपिक को पूरा करेंगे, जिसमें आपको महंगाई समझ में आएगी कि इसके कारण क्या है और महंगाई निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये अगले लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है भाई, तो इसको एक बार डन कर ले, जल्दी से थोड़ा सा पढ़ ले, इनकी हिंदी भी लिखो। भाई इसके नाम की हिंदी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर मैंने आपको समझाने के लिए पूरी हिंदी बताई है कि क्या होता है कर्व करना या रिवर्सल करना, टू कर्व या ठीक है।
तो बस इसे करके आइएगा, आराम से पढ़िएगा और में होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।